अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ई एक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई एक्स sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। फिर से मैं वही बोलूंगा, dy वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ। तो हम देखो यहां पर क्या चिपक रहा है dx, तो इसको तो इधर ही रखेंगे और यहाँ पर क्या चिपक रहा है dy, तो इस पूरे आइटम को उधर भेज देंगे। ये आइटम इधर क्या है प्लस की है, ये आइटम उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो पहले इसको तो ऐसे लिख देते हैं ई एक्स tan y dx। हाँ, इस पूरी आइटम को देखो जरा, इस पूरी आइटम को मैं उधर भेज रहा हूँ। ये पूरी की पूरी आइटम देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है प्लस की, ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो 1 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और बाहर क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब देख लेते हैं देखो जरा, ये y वाला हिसाब किताब है, अच्छी बात है। ये भी कैसा हिसाब किताब है y वाला, इसमें y नहीं है, इस वाली आइटम में y है ही नहीं, हटा देते हैं इसको। इसको तो मैं लेकर आ जाऊंगा यहां पर। तुम कहोगे क्या मैं माइनस के साथ ले आऊं, मैं बोलूंगा मर्जी है, तुम इसके साथ माइनस भी नीचे लाना चाहते हो ले आना, और अगर तुम इसके साथ माइनस नहीं लाना चाहते तो मत लाना। मैं एक सजेशन दे देता हूं कि जब तुम यहां से, यहां पर क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से जब तुम यहां पर डिवाइड में लाओगे तो माइनस को मत लाओ, माइनस रहने दो, खामे का अच्छा नहीं लगता। अब इधर देखो, इधर x वाला हिसाब किताब, ये भी कैसा हिसाब किताब है x वाला, ये बीच में गड़बड़ है y वाला, क्यों ना इसको इधर भेज दे, है ना, और क्यों ना इसको इधर ले ले, मतलब कि x वाला इधर ले लो और y वाला उधर ले लो। एक काम करते हैं, ले लेते हैं। देखो जरा, x वाला हिसाब किताब यहीं पर ही है, dx भी यहीं पर ही है। ठीक है, और ये देखो 1 माइनस ई एक्स है ना, 1 माइनस ई एक्स यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हुआ है ना, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है आइटम मल्टीप्लाई है। तो इस आइटम को यहाँ पर ले लो, तो 1 माइनस ई एक्स। अब इधर देखो, यहाँ पर एक तो माइनस बचा, सेक स्क्वायर वाई बचा, और अपोन में क्या आ जाएगा बताओ, अपोन में वाई वाला हिसाब किताब। देखो जरा, टेन वाई है ना, टेन वाई इधर क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या बचा डी वाई। बताओ सेपरेट हो गए ना, हमारा ये क्या हो चुका है, हमारा ये सेपरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से वही वाली बात है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हमें बोथ साइड क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो कर देते हैं। देखो यहां पर भी इंटीग्रेट ई एक्स 1 माइनस ई एक्स डी एक्स, और यहां पर भी इंटीग्रेट सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। तुम कहोगे मैंने माइनस का साइन इंटीग्रेशन से बाहर क्यों ले लिया, तो भाई माइनस का करेंगे भी क्या, माइनस का इंटीग्रेशन थोड़ी ना होता है कुछ, माइनस को बाहर ले लो, प्लस होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिलहाल माइनस है तो उसको हमने बाहर कर लिया, तो क्या जुर्म कर दिया, कोई जुर्म नहीं करा। ठीक, अब जरा इधर देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फिर से मैं वही बोलूंगा चैप्टर 7, है ना, और पहचान भी लिया होगा हो सकता है, टेन वाई को टी मान लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है सेक स्क्वायर, और 1 माइनस ई एक्स को टी मान लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है ई एक्स। समझ में आई है ना,
यानी कि मुझे दो जगह क्या मानने पड़ेंगे, टी यहाँ पर मानना पड़ेगा और टी यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब दो दो जगह टी मानते हैं ना और टी भी अलग अलग होता है, यहाँ का टी अलग है और वहां का टी अलग है, तो हम टी मानेंगे ही नहीं। हम क्या मान लेते हैं, हम यू और वी मानते हैं। जर्नली हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जब यहाँ पर भी तुमने टी माना और वहां पर भी टी माना, हमको तो मालूम है कि टी की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टी की वैल्यू tan y है और यहाँ पर टी की वैल्यू 1 माइनस ई एक्स है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमें अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि टी की वैल्यू अलग अलग है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ के लिए 1 माइनस ई एक्स को u मान रहा हूं और यहाँ पर tan y को v मान रहा हूं। काम वही है, पहले भी क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, अब भी डेरिवेटिव करेंगे। देखो 1 का तो 0 हो जाएगा और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स डी एक्स और u का डी यू। इधर tan y का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y और y का dy और v का dv, है ना। और अब पता ही है, इसकी जगह ये आ जाएगा, देखो ये तो लिखा हुआ है, और इसकी जगह ये आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है। बस फर्क किस बात का है, फर्क है माइनस का। देखो ये माइनस भी आ रहा है ना, और यहाँ पर तो माइनस है नहीं, यहां से माइनस हटा दो और यहाँ पर माइनस लगा दो। बताओ, इस तरह से हम कर सकते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये चीज करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पुटिंग कर देते हैं भाई ऊपर। देखो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से रब कर लेता हूँ। देखो इसकी जगह तो आ जाएगा टी, सॉरी टी तो माना नहीं है, चक्कर क्या है, आदत पड़ी हुई है टी बोलने की। इतना टी लेते हैं, इतना टी लेते हैं कि मैथ्स में भी टी आ गई अब तो देखो इसको हम टी ले लेते, ओ सॉरी मैं फिर से टी बोल गया, बताओ यू है यू, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का डी यू। तो देखो डी यू आ गया, माइनस मैंने बाहर लगा दिया। अब इधर देखो, इधर मैंने टी नहीं माना, इधर मैंने वी माना है। ठीक है, तो देखो नीचे क्या आ जाएगा इस बार, वी आ जाएगा और डीवी, और माइनस इधर भी बाहर आ गया, दोनों तरफ माइनस आ गया भाई। ठीक है, तो चलो अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हें याद है, log x। बिल्कुल उसी तरह से u का क्या हो जाएगा, log u, और v का क्या हो जाएगा, log v। मुद्दे की बात ये होती है कि वो लोगैरिथम का बनता है या नहीं। तो यहाँ पर तो बन गया माइनस का log u, और यहाँ पर बन गया माइनस का log v, और प्लस में क्या आ गया c। हाँ, वैल्यू जरूर डालनी है। u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू है 1 माइनस ई एक्स, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है tan y और प्लस c। तो मैंने एक बात बता दी थी कि जब भी आंसर्स लोगैरिथम में आते हैं ना, तो क्वेश्चन है ना काफी हद तक क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो देखो अगर मैं इसका भी आंसर मैच करवाना चाहूँ ना, तो उन्होंने इसका आंसर भी थोड़ा बहुत क्या कर रखा है, सॉल्व आउट कर दिया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे, हम इतना ही छोड़ देंगे। तो इसको इतना ही रहने देते हैं। बस मुद्दे की बात ये कि हमने सॉल्यूशन सही करना चाहिए, और वो हमने बिल्कुल सही करा भी है। तो देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया, और 10 के बाद भी क्वेश्चंस तो खैर यही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको करने में, काम तो अभी भी हमको यही करना है। लेकिन अब थोड़ा सा हल्का सा तरीका बदल जाएगा। मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हल्का फुल्का फर्क होता है। अब आ गए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष,
और जनरल का मतलब होता है जो सबके लिए है, कहते नहीं है आई एम अ कॉमन मैन, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आई एम अ जनरल मैन, मैं एक जनरल आदमी हूँ, बट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ कॉमन मैन। अंडरस्टैंड दिस importance. For each of the differential equations in exercise 11 to 14, find a particular solution satisfying the given condition. Now, in further questions, we have to calculate particular solution. In previous exercise, we calculated only general solution, but now we have to calculate particular solution. So let's begin question number 11. मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में तो कुछ भी नया नहीं है, एक मैं बात बता देता हूं, देखो चलो मैं बता ही देता हूं। मान लो हमने सॉल्व करा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, ये मैंने सॉल्व करा, मैंने ना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद ये निकली है डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो कोई बात नहीं, अभी सही से समझा भी नहीं पा रहा मैं, और समझा पाऊंगा भी नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ डायरेक्टली, है ना। एक काम करते हैं, तुम सोच रहे होंगे कैसे करें, अलग तरीके से करें, नहीं तरीका अलग नहीं है, तरीका बिल्कुल वही है, जैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही तरीका है, लास्ट में एक स्टेप बदल जाएगा, ओनली वन स्टेप बीइंग चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब तुम देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फर्क है, अभी जो हमने जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करे थे उनमें क्या था, उनमें हमको सिर्फ इक्वेशन दी जाती थी, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी जाती थी। क्या अभी तक के क्वेश्चंस में क्वेश्चन ने हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी थी? नहीं, लेकिन पर्टिकुलर में उसने हमको वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्क है कि वो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में एक्स और वाई की वैल्यू भी देता है, एक्स और वाई की वैल्यू वो जरूर देता है इन केस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इन वैल्यू का करना क्या है बाद में बात करेंगे, अभी उसकी टेंशन नहीं लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, फिर से मैं वही बोलूंगा, क्या बोलता था कि x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। देखो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि जब भी अपोन में dx दिखाई देगा, जब भी अपोन में क्या दिखाई देगा, dx दिखाई देगा, तो इस अपोन वाले dx को हटाना है, इस अपोन वाले dx को हटाना है। ये यहां पर क्या हुआ हुआ है, डिवाइड, ये यहां पर क्या हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो देखो मैंने dx यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड था, तो उधर जाके तो क्या होना था, मल्टीप्लाई ही होना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया। अब देखो जरा, यहाँ पर तो सब कुछ x वाला है ना, यहाँ पर सारा कुछ क्या है, x वाला, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x वाला नहीं है, सॉरी यहाँ पर y वाला नहीं है। देखो ये y है, और ये पूरी आइटम क्या है, ये पूरी आइटम x वाली है, तो क्यों ना इसको यहाँ से हटाया जाए। तुम कहोगे ये तो कुछ भी नया काम नहीं है, वही करा है अभी तक, मैंने पहले ही बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ एक स्टेप में चेंज आता है, लास्ट वाले स्टेप में, अभी बताऊंगा क्या चेंज आएगा। पहले इसको इधर भेज देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और यहाँ पर क्या है, dx है। यहाँ पर देखो क्या मैंने सेपरेट कर दिया, क्या मैंने सेपरेट कर दिया, यस, आई सेपरेटेड बोथ x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, सेपरेट कर दिया तो मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं लाइन नहीं लिख रहा भाई, मैं बार बार मार्कर थोड़ी ना खर्च करता रहूंगा। मेरी हालत को देखो, इतना मार्कर खर्च करने लायक मैं इतना अमीर नहीं हूं कि इतना मार्कर मैं खर्च करता रहूं। समझ रहे हो इस चीज को, मेरी गंभीरता को समझो। चलो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, और तो और मैं इसी स्टेप में इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये लो जी, मैंने इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। उम्मीद करता हूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, अब इंटीग्रेट कर दिया, जरा गौर से देखो, क्या नीचे वाले का हिसाब किताब ऊपर वाले से कनेक्टेड है क्या? क्या नीचे वाले का हिसाब किताब ऊपर वाले से कनेक्टेड है? बात तो बन नहीं रही है, बात नहीं बन रही। अगर मैं नीचे वाले को टी मान लूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है, ऐसा है क्या? ना तो हम इसमें टी मान पाएंगे। एक काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन देखो जरा क्या काम करेंगे। ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा 2x² प्लस एक्स। नीचे से देखो जरा, इसमें x² कॉमन आ रहा है, इधर भी x² है, और x³ में तो x² है ही। बताओ x² में तो x² होता ही है, क्या x³ में x² नहीं होता? ये काम हमने चैप्टर 7 में भी करा है। और एक ईमानदारी की बात बताऊं, छोटी क्लासेस में भी कभी कभी हम ये काम करते जरूर हैं। ठीक है, अगर मैथ्स पर अच्छी मेहनत है तो ये काम तुमने कई बार करे होंगे। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x²। यहां से बचेगा x, और x² में से x² ही कॉमन ले लिया तो पूरा ही बाहर चला गया, +1। और देखो ये वाली टर्म ऐसी बची हुई है ना, लिख दो, यही तो चाहिए हमें, x+1। मैं ना जानबूझकर x+1 पर छोटा सा क्या लगा रहा हूं, ब्रैकेट। शायद तुम समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, और नहीं समझे तो बता देता हूं। देखो, हमने इसमें से x² और यहां से x², दोनों में से x² कॉमन लिया है। यहां से x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन ले ली तो x बच गया, और यहां से x² ले लिया तो यहां से 1 बच गया, और यहाँ पर x+1 बचा है। ठीक है, अब देखो जरा, बताओ इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x+1 कॉमन आ रहा है ना। हालांकि ये जो काम मैं सिखा रहा हूं ना, ये काम 12th क्लास के बच्चों को सिखाने की कुछ खास जरूरत होती नहीं है। आई न्यू दैट, मैं ये बात जानता हूं, बट फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। तो देखो, यहाँ पर ये वाली टर्म और यहाँ पर ये वाली टर्म सेम है ना, कॉमन ले लेंगे तो x+1 आ गया, और यहाँ से बचा x², वहां से x+1 कॉमन ले लिया। देखो यहां से x+1 बाहर चला गया तो यहां से तो बचा x², और वहां से x+1 पूरा ले लिया, x+1 पूरा ले लिया तो प्लस का क्या बच गया, 1 बच गया, और ये बच गया dx। देखो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना, ये जो इक्वेशन बीच में आ गई है ना, ये वाली इक्वेशन, इसको बोला जाता है क्यूबिक फॉर्म, या फिर क्यूबिक इक्वेशन, या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने में, ये जो मैंने करा है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे अलग से पूछ सकते हो, क्योंकि इसके लिए मेरे पास और भी कई तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनमें ये काम बहुत किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अगर तुम अलग से पूछते हो और अगर वो मैं तुम्हें अलग से समझाता हूँ तो तुम्हें फिर आराम से समझ में आ जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जरा तुमने इस चीज को पहचाना, ये क्या है, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं यहां पर इसको क्या मानूं,
मैं यहाँ पर इसको आई मानूं। अब आगे का काम हम आई मानकर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो इंटीग्रेशन पार्शियल से होगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर तो हुआ वही है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, y ही होता है, ठीक है। देखो मैं एक बात तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। एक मैं राज की बात बता देता हूँ। क्या बताऊंगा मैं राज की बात? अगर मैं इसका यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन वीडियो में कराने बैठ गया, तुम्हें भी मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर तो मैं और भी ज्यादा समझाऊंगा। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो बहुत लेंथी माना जाएगा। और दूसरी बात, पार्शियल फ्रैक्शन की ये जो फॉर्म बनी है ये बहुत ही आसान फॉर्म है, मुझे मालूम है तुम बहुत आराम से खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्यों ना मैं सीधा, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन डाल दूं यहाँ पर। तुम कहोगे तुमको तो करना ही पड़ेगा, है ना, तुमको तो करना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसका सीधा इंटीग्रेशन डाल देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, लेकिन फिर मुझे आगे सॉल्व कराना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। एक काम करेंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो मैं तुमको बता देता हूं। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन से तुम इंटीग्रेट, देखो मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, इतनी देर में तो हम कर ही लेते, है ना। एक काम करता हूं, मैं ना यहाँ पर सीधा इसका इंटीग्रेशन डाल देता हूँ, वही सीधी बात है, मेरे पास तो सॉल्यूशन होता है और मुझे ये भी मालूम है इसका इंटीग्रेशन तुम बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता तो दिया ये क्या करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में तुम्हें मालूम है ना क्या करते हैं, ए बी सी डी इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इनकी वैल्यू तुम खुद से निकाल लेना। वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा स्टेप वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो जरा, ये तो कुछ नहीं रहा, dy ही रहा। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा, अभी मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ पर जब तुम सॉल्व कर लोगे तो वो मैं तुम्हें चलो एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। 1/2 ये बनेगा 1 में x+1 dx प्लस 1/2 3x -1 x² + 1 dx, ये बनेगा। उम्मीद करता हूं तुम इस तरह का जब सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो इस काम को तुम जरूर कर लेना और तुम्हारी भी वैल्यू यही आनी चाहिए। देखो तुम्हें भी मालूम है वैल्यू तो यही आनी चाहिए, है ना, वैल्यू तो यही आएगी, बदलेगी थोड़ी ना। हाँ, अब इंटीग्रेशन करते हैं। क्या मैंने इंटीग्रेशन कर दिया? नहीं, अभी इंटीग्रेशन नहीं करा। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन एक साथ किया जाता है, बिल्कुल। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन भी कोई छोटा नहीं जाएगा, लेंथ ही है ये भी। तो देखो क्या अभी मैंने तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दिया? नहीं, मैंने तुम्हें अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी तो जर्नल चल रहा है और जर्नल में पार्शियल आ गया, और पार्शियल तुम्हें मालूम ही है बड़ा लेंथी जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। हालांकि वो स्टेप्स हमने स्किप कर दिए। खैर अब हम इसका सॉल्व करते हैं। देखो जरा, मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करो एक साथ करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये तो तुम्हें मालूम है 1/x+1 का तो log हो जाएगा, 1 का y हो जाएगा, लेकिन इधर डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना इसको पहले और तोड़ रहा हूं। 1 dy 1/2 इंटीग्रेशन 1x+1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 3x x² + 1
-1/2 1 में x² + 1 dx। देखो जरा, देखो इधर नीचे देखो, ये जो 3x था मैंने एक 3x का एलसीएम इधर दे दिया, और जो -1 था -1 को मैंने अलग एलसीएम दे दिया। देखो ये जो माइनस है ना, ये मैंने माइनस बाहर कर दिया, और तुम सोच रहे होंगे ये अपोन में 2 बाहर कहां से आ गया। देखो ये जो 1/2 है, ये मैंने 1/2 इधर भी दिया और 1/2 इधर भी दिया। हालांकि मुझे ये स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है, बट फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करा दी है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को इस स्टेप में कोई दिक्कत होती है या फिर किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो खुलकर मुझसे पूछ सकता है। आई हैव नो इशू टू गाइड हिम। दूसरी बात, ये जो कैलकुलेशन चल रहा है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन चलता है, इसके लिए चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जिस बच्चे ने थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में एफर्ट करा है, मेहनत करी है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके बेसिक्स वीक हैं उनको ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। खैर, उसके लिए मैं बैठा हूं, तो मुझे बताओ। फिलहाल हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो, क्यों ना मैं इसका 3 बोर्ड पे, देखो क्यों ना मैं इसका 3 यहां से हटा करके यहां पर ले लूं। क्यों करा? अच्छा लगने के लिए। कांस्टेंट का तो वैसे भी कुछ नहीं करना, तो उसका 3 मैंने बाहर कर दिया। अब हम कर लेते हैं। देखो, इंटीग्रेशन करने का तरीका भी बता देता हूं। यहां पर तो पहचान लिया होगा, बिना रूट का, वो भी 1 + x²। याद है ना क्या होता है ये? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, है ना भाई। इसको तो भूल ही नहीं सकते। चैप्टर 7 में बहुत आसान जो माना जाता है, वो यही वाला माना जाता है। अब इसको देख लेते हैं। देखो, इसका तो t मान लेंगे, t मान लेंगे, ऊपर मिल जाएगा मामला, ठीक है। और इसको इसको बिना टी के हो जाएगा, इसको बिना टी के हो जाएगा। अब मैं एक बात बताता हूँ। देखो यहाँ पर तो हम इसको टी मानेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। तो बीच वाले में छोटा सा टी मानना है, तो यहीं पर ही ना हम छोटा सा लिख लेते हैं, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है। कि हमने इसको यहाँ पर टी माना, तो ये बन गया 2x dx dt। तो क्या एग्जाम में भी ऐसे छोटा सा साइड में लिख लेंगे? बिल्कुल ऐसे कर लेना, क्या दिक्कत है ना। ऐसा छोटा सा साथ में एडजस्ट कर लेना। अब हमने इसको टी मान ही लिया, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, अभी भी मत करना, पहले पुट कर दो। 1 dx 1/2 1 में x प्लस dx 3/2 1 में t dt। अच्छा एक चीज देखो, ऊपर x है और यहाँ पर x dx है, और अपोन में 2 है इधर, तो ये अपोन का 2 कहाँ चला जाएगा? जब तुम इसकी पुटिंग वहां पर करोगे, तो अपोन का 2 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। एक 2 पहले से ही है, एक 2 और आएगा, तो 2 2 से मैंने क्या कर दिया? 4 कर दिया। माइनस का 1/2 x² + 1 dx। अब कर देते हैं एक साथ इंटीग्रेशन पूरे के अंदर। देखो यहां पर क्या बन गया? y। यहां पर क्या बन गया? 1/x + 1 है, तो यहां पर बन गया x + 1 + 3/4। 1/t क्या बन गया? 1/t बन गया log t, है ना। 1/t क्या बन गया? log t। और मैं हाथों हाथ t की वैल्यू भी डाल रहा हूं, हाथों हाथ। क्यों भाई? पहले ही इतना लेंथी क्वेश्चन है, स्टेप्स को कुछ स्किप भी कर लोगे ना, ऐसे स्टेप्स जो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, ठीक है, उन स्टेप्स को यू कैन स्किप, दोज स्टेप्स विच आर इररिलेवेंट टू दैट सॉल्यूशन। मतलब ऐसे स्टेप्स जो सॉल्यूशन में इररिलेवेंट है, उनको हम स्किप कर सकते हैं। तो मैंने सीधा log t में t की वैल्यू डाल दी, x² + 1 -1/2, और ये क्या बनता है? ये बनता है tan इनवर्स x। बिल्कुल सही। और प्लस में क्या आ गया? c।
देखो अब जरा, बहुत ही आसान है, बड़े ध्यान से समझना, और अगर ध्यान से समझोगे तो आसानी रहेगी, वरना तो दिक्कत भी हो सकती है। देखो जरा अब कैसे करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लोगैरिथम है और यहाँ पर भी लोगैरिथम है, यहाँ पर भी लोगैरिथम है और यहाँ पर भी लोगैरिथम है, लेकिन यहाँ पर अपोन में क्या है 4 और यहाँ पर अपोन में क्या है 2। मैं जानबूझकर इसको भी 4 बनाना चाहता हूँ। तुम कहोगे ऐसा क्यों? देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा सा सॉल्यूशन तुम लोगों को दिखाऊं। देखो कैसे, मैं इसके भी अपोन में 4 बनाना चाहता हूं, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो बताओ क्या बन गया, 2/4 बन गया ना, 2/4 बन गया। देखो पहले क्या था, पहले 1/2 था, मैंने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी और 2 की मल्टीप्लाई नीचे करी, तो 2/4 बन गया, 2/4 बन गया। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं अपोन का जो 4 है ना वो कॉमन लेना चाहता हूं। अब मैंने अपोन का 4 कॉमन लिया, यहां पर बच गया 2 log x प्लस 1 प्लस, सही है। अपोन का 4 कॉमन लेने पर अपोन का 4 है ना, यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया 3 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। बताओ, पहले मैंने जानबूझकर अपोन में 4 बनाया, तुम समझ गए होंगे मैंने जानबूझकर अपोन में 4 क्यों बनाया था भाई। अपोन में 4 इसलिए बनाया था ताकि वो एलसीएम लेने में आसानी हो और कॉमन वगैरह लेने में आसानी हो। अब एक फॉर्मूला और याद होगा तुम्हें, इंटीग्रेशन का नहीं है, डेरिवेटिव का भी नहीं है, लॉग का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, लॉग का, याद है। देखो log x की पावर n होती है तो n log x हो जाता है। जब log x की पावर n होती है तो क्या हो जाता है, n log x हो जाता है, मतलब कि n आगे आ जाता है। n कहां पर आ जाता है, आगे, n log x हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आगे होती है तो पावर आ जाती है और जब पावर होती है तो आगे आ जाती है। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जरा इधर देखो, बताओ ये 2 है, क्या ये 2 उसकी पावर बन सकता है, हाँ। ये 3 है, क्या ये 3 इसकी पावर बन सकता है, हाँ। देखो कैसे, 1/4 ऐसे रहा, log x प्लस 1 की पावर 2 बन गया, प्लस log x² प्लस 1 की पावर 3 बन गया। तुम कहोगे पहले आपने मॉडुलस लगा रखे थे और अब मॉडुलस हटा दिए तो ब्रैकेट लगा दिए। ध्यान से सुनो, जब तुम स्क्वायर पावर लगाओगे ना तो स्क्वायर पावर लगाने पर मॉडुलस हट जाएगा, क्योंकि मॉडुलस की पावर नहीं होती है। पहली बात, अगर तुम मॉडुलस की पावर लगाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, तब तुम लगा सकते हो। क्या उसमें कोई परिवर्तन आया, नहीं, बेचारे इसके जीवन में तो रौनक ही नहीं है, ये ऐसे चले जा रहा है बुज़दिलों की तरह, है ना। अब देखो जरा, एक इम्पोर्टेंट स्टेप और देखो और सीखो, कितना कमाल का मैं स्टेप तुम्हें बताने वाला हूं। तुम्हें मालूम होगा जब दो लोगैरिथम प्लस में होती हैं, बीच में क्या है, प्लस, जब दो लोगैरिथम प्लस में होती हैं तो उनके एंगल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो y इक्वल टू 1/4, ये दो लोगैरिथम प्लस में है, दोनों लोग के जो एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये लो, मैंने दोनों लोग के एंगल क्या कर दिए, देखो मल्टीप्लाई में कर दिए। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये एडजस्टमेंट करे चला जा रहा था, इसलिए करे चला जा रहा था ताकि लोगैरिथम को थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए, और मैंने सिंपल बना भी दिया, ठीक है। देखो बस, इससे ज्यादा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और सिंपल
नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे जर्नल नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पर्टिकुलर पूछा, बड़ा लेंथी निकला ये क्वेश्चन। तो वो तो तब है जब हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को स्किप कर दिया। अब मैं बताता हूं कि पर्टिकुलर में क्या करते हैं, देखो जरा जर्नल में और पर्टिकुलर में क्या फर्क होता है। पर्टिकुलर के लिए ना क्वेश्चन हमको क्या देता है, एक्स और वाई की वैल्यू देता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन हमसे पर्टिकुलर पूछेगा ना तो क्वेश्चन हमको एक्स और वाई की वैल्यू तो जरूर देगा, और जब वैल्यू देगा तो पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू दी है पहले लिख लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, y इक्वल टू 1 है, हाँ सही तो है, मतलब कि ये वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तुम कहोगे कि क्या क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हर बार देगा वैल्यू, बिल्कुल हमेशा देगा, वरना पर्टिकुलर निकल ही नहीं सकता। तुम कहोगे क्या करना है भाई, जब वैल्यू दी है डालना है ऑफ कोर्स, तो डाल देते हैं। देखो यहां पर तो आ गया 1/4 log, देखो इधर x की वैल्यू क्या है 0, बताओ 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब एक और देखो, x की वैल्यू फिर से क्या डालोगे 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 का क्यूब 1, ये लो जी 1, माइनस 1/2 tan इनवर्स। अब इधर देखो x की वैल्यू क्या है 0, ये लो 0 प्लस c, इधर तो 1 है। अब इधर देखो, देखो 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1, और log 1, तुम्हें मालूम है log 1 की वैल्यू क्या होती है, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, log 1 माइनस 1/2, मालूम है tan इनवर्स में 0 कितने पर बनता है, बताओ tan इनवर्स 0 में पता है कितने पर बनता है, 0 पर बनता है, याद है tan की वैल्यू 0 किस पर होती है 0 पर होती है। भाई अब तो इतनी मेहनत कर ली है 12th क्लास में, उम्मीद करता हूं यू मस्ट लर्न अबाउट इट कि tan tan 0 में होता है, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस c। अब log 1 की वैल्यू साइंस वाले तो और अच्छे से समझते हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है अगेन 0, तो 1/4 0 माइनस 1/2 0 प्लस c। देखो ये सारा तो 0 हो गया ना, 1/4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1/2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, सिर्फ क्या बच गया c, और c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब समझ में आया खेल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमको c की वैल्यू निकालनी होती है, दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यही वो बात थी जो मैं कह रहा था कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगी, और यही वो बात है। बताओ अभी तक जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या सी की वैल्यू निकाली थी, नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। अब पर्टिकुलर क्यों बोला जा रहा है, देखो जरा, पर्टिकुलर इसलिए बोला जा रहा है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जर्नल है, पर्टिकुलर नहीं है। जर्नल इसलिए है तुम y और x की वैल्यू बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, y की वैल्यू कुछ लो इसमें डाल दो, y की वैल्यू 5 लो डाल दो, y की वैल्यू 6 लो डाल दो, y की वैल्यू 10 लो डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसमें x और y की जो मर्जी वैल्यू लेते जाओ और जो मर्जी वैल्यू डालते जाओ। दिस इज जर्नल सॉल्यूशन, ये जर्नल है, सबके लिए है, दिस इज अवर जर्नल सॉल्यूशन, और ये सबके लिए है। लेकिन अब तुम c की वैल्यू 1 निकाल चुके हो, और अगर तुम इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, देखो जरा अभी खत्म नहीं हुआ, log x प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2
tan इनवर्स x प्लस 1। तुमने जो c की वैल्यू निकाली वो c की वैल्यू तुमने इसमें लाकर डाल दी, और अब जो बन गया ये हमारा क्या है, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ ये जर्नल है। जर्नल मतलब क्या, तुम इसमें x और y की कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर तुम कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 डाला हुआ है। कैसे पता चला, देखो जरा, ये जो तुमने c की वैल्यू निकाली है ना, ये कैसे निकाली है, ये c की वैल्यू तुमने यही वैल्यू निकाल कर तो बनाई है, यही वैल्यूज तो डालकर बनाई है c की वैल्यू 1, जिसको तुमने यहाँ पर पुट कर रखा है। खैर, मैथ्स के बच्चों को इतनी ज्यादा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन की और नॉलेज की जरूरत नहीं है जितनी मैं दे रहा हूं, ठीक है। बस अब मैं तुम्हें एक मुद्दे की बात बता देता हूं कि क्वेश्चन हमको y और x की वैल्यू देगा, क्वेश्चन हमको y और x की वैल्यू देगा, उस y और x की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में डालना है, c की वैल्यू निकालनी है, और जब c की वैल्यू निकाल ही ली है, जब c की वैल्यू तुमने कैलकुलेट ही कर ली है, तो उस c की वैल्यू को पुट भी कर देना वापस, तो पुट करते के साथ ही छोड़ देना। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भगवान करे उसकी तरह लंबा ना हो, किसकी तरह, इसकी तरह। और देखो फिर से क्या बोला है, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2, है ना। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, ये जो आगे वैल्यूज दी हैं इसका हमको अभी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, अभी कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो फिर से वही वाली बातें, अपोन का dx उधर भेज देता हूं, वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, ठीक है। देखो जरा, ये है ना x वाली आइटम, अपोन में भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और यहाँ पर क्या बच गया dy। बताओ, ये काम तो इस वाली एक्सरसाइज में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कितनी बार तो बता दिया। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब तो तुम समझ गए होंगे मैं इंटीग्रेशन लिखता तो हूं नहीं हूं, मैं तो सीधा लगा देता हूँ, ये लो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुमने शायद पहचान लिया होगा, बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फॉर्मूला पहचाना ना। क्या पहली बार करा है, नहीं, चैप्टर 7 में एक एक्सरसाइज आई थी, वहां पर ये काम हमने करा था। तो बना देते हैं, एक्स एक बार माइनस एक बार प्लस। अब तुमने इसको पहचान लिया होगा, ये क्या बन गई, जिसका हमें डर था ये वही बन गई। डर शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं, पता है डर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड होता है, मैं डर इसलिए बोलता हूं बड़े लेंथी से हो जाते हैं, सच कहूं तो, ठीक है। स्टेप्स बहुत इजी होते हैं, आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है, आसानी से आंसर भी आ जाता है, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम लग जाता है इसलिए, और वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा लग जाता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो के अंदर मुझको ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है, उसे इलेबोरेट करना होता है बहुत ज्यादा। खैर कोई बात नहीं, मैं पहले की तरह इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है उसको मैं स्किप करूंगा। अच्छा, मैं एक बात ध्यान रहे, इस चीज को आदत मत बना लेना कि मैं स्किप करता जा रहा हूं तो तुम सीधा रट लो, नहीं। बीच में तुम्हें पता है क्या करना है, बीच में ना स्पेस छोड़ दिया करो, इसको I1 इसको I मानकर बीच में स्पेस छोड़ दिया करो,
उस स्पेस के अंदर तुमको पार्शियल का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि टीचर मार्क्स काट लेगा। और मैं एक बात बताता हूँ, हाथों हाथ कर लेना बाद में, वरना बाद में ना भूल जाओगे यार डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे आ गया, यार डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे आ गया। तो ध्यान रहे पार्शियल के लिए जगह छोड़ देना बीच में। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो ऐसे ही रहा। अब देख लेते हैं इसका क्या बना। तो मेरे पास इसका क्या बना हुआ है, लेट मी चेक। बिल्कुल आ गया मेरे पास। ये सॉल्यूशन होता है ना मेरे पास। और तुम सोचोगे कि मैं क्या सॉल्यूशन से देखकर पढ़ाता हूँ, नहीं। सॉल्यूशन इसलिए खोलना होता है, कई बार क्या होता है जब मैं बच्चों को रियल में पढ़ा रहा होता हूँ लाइव क्लास में, तो उसमें तो बच्चे बता देंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई बोर्ड पर, क्योंकि कई बार हो जाती है, हर एक टीचर से हो जाती है गलती। तो लाइव क्लास में तो बच्चे मुझे बता देते हैं कि सर ऐसे आपने बोर्ड पर ही गलत लिख दिया, तो मैं समझ जाता हूँ। लेकिन वर्चुअल क्लास में कोई नहीं है बताने वाला। तो इसलिए मैं सॉल्यूशन से स्टेप देखता रहता हूँ कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया बोर्ड पर, ताकि वो गलती पकड़ में आ जाए। दिस इज द ओनली रीजन। अच्छा, अब हम बना देते हैं। तो इसकी जो फॉर्म आई है ना, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। वो बेसिकली ये बनी है, 1/x dx माइनस में प्लस 1/2 x माइनस 1 dx प्लस 1/2 x प्लस 1 dx। तुम कहोगे ये कैसे आ गया, तो भाई हैरानी वाली बात नहीं है। याद है ना पार्शियल फ्रैक्शन की एक एक्सरसाइज आई थी और कम से कम 2-3 दिन लग गए थे उसमें। तो वहां पर हमने ये काम सीखा था। और देखो ये तो आया भी आसान है, पता है ना इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका भी लोग जाएगा, इसका भी लोग, इसका भी लोग, और यहाँ पर 1 है। और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है यहाँ पर log x, यहाँ पर log x माइनस 1, यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस c। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो इतने सारे log होते हैं, ये क्या होते हैं, इतने सारे log होते हैं। इन log को हम क्या कर सकते हैं, इन log को हम क्या कर सकते हैं, इन log को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दो log तो है प्लस के, दो log क्या है प्लस के हैं, है जी। और एक log क्या है माइनस का। एक काम करते हैं, पहले प्लस वाले आपस में निपटा लेते हैं, पहले प्लस वाले आपस में निपटा लेते हैं। अब तुम कहोगे जब दो लोग प्लस में होते हैं तो उनके एंगल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन पहले ये जो 1/2 लगा हुआ है ना, याद है अभी अभी मैंने बताया था, पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था ना कि जब भी आगे कुछ लिखा हुआ होता है तो वो उसके एंगल की पावर बन सकती है। जब भी आगे कुछ लिखा हुआ होता है तो वो उसके एंगल की क्या बन सकती है भाई, पावर बन सकती है। तो जब पावर बन सकती है बना देते हैं, डरना किस बात का है। तो देखो 1/2 पावर बनाऊंगा, 1/2 का मतलब मालूम है तुम्हें, 1/2 का मतलब पावर बनती है तो क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट। मालूम है ना ये बात। यहां पर भी ये पावर 1/2 उधर बन जाएगी, तो उधर भी क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो मैंने तो इसी स्टेप में रूट बना दिया, तुमको एक स्टेप और करना चाहिए, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखो ये वाला लोग और ये वाला लोग प्लस में है, दो लोगैरिथम आपस में क्या हुई हुई हैं, प्लस में हुई हुई हैं। तो जब दो लोगैरिथम आपस में प्लस हुई हुई हैं तो उनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि एक लोगैरिथम ये वाली और एक लोगैरिथम ये वाली कर सकते हैं ना। और प्लस में क्या चल रहा है भाई, सी। इसी का ही तो खेल है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सी का। अब देखो जरा, ये वाली लोगैरिथम तो
प्लस में और ये वाली लोगैरिथम माइनस में। और मैंने बताया था कि जब दो लोगैरिथम प्लस में, देखो जब दो लोगैरिथम माइनस में होती है तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक लोगैरिथम और दूसरी लोगैरिथम जब माइनस में होती है तो एंगल क्या हो जाते हैं, डिवाइड। किसका एंगल डिवाइड होता है, प्लस वाले का एंगल ऊपर आता है और माइनस वाले का एंगल नीचे आता है। और बताओ इस बार प्लस वाला बाद में लिखा हुआ है, माइनस वाला पहले। खैर हमें तो ध्यान है ना कि प्लस वाला ऊपर आता है तो लोग तो आएगा ही आएगा, अंदर बना लेते हैं। ये प्लस वाले थे, है ना, और नीचे क्या आएगा, नीचे माइनस वाला आएगा। देखो माइनस वाला एक्स है, ये आ गया नीचे माइनस वाला, ठीक है ना। और प्लस में क्या है भाई, प्लस में सी है।